नमस्ते स्टूडेंट्स, राजपूताना पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन। आज अपन बीए पार्ट सेकंड भूगोल ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन पढ़ रहे थे मानव भूगोल के बारे में। अपनी जो पहली क्लास थी उसमें मानव भूगोल की आपको परिभाषाएं बताई थी, मानव भूगोल का अर्थ बताया था। इसके अलावा मानव भूगोल की विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा या भूगोलवेताओं के द्वारा दी गई परिभाषाओं का आपने अध्ययन किया था। हमने मानव भूगोल की शाखाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन मानव भूगोल के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल का क्षेत्र देखिए, मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत अपन ने देखा था कि जैसे मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं थी, तो मानव भूगोल का क्षेत्र जिस हिसाब से विभिन्न शाखाएं थी, उस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत मानव भूगोल में भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शाखाएं हैं। इसके अलावा मानव भूगोल है, इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसकी विशुद्ध व्याख्या करना, मतलब एक प्रकार से विशुद्ध व्याख्या करना संभव नहीं है। इसलिए मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। फिर भी भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल को क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा, जिसके अंतर्गत पहला आता है जनसंख्या। जनसंख्या मानव भूगोल का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या में जनसंख्या वितरण के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, जनसंख्या से होने वाली समस्याओं के बारे में, जनसंख्या की वृद्धि में कमी के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में, इसके अलावा लिंग अनुपात, आवास, प्रवास, इन सभी का जो अध्ययन है मानव भूगोल के क्षेत्र में जनसंख्या के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से जनसंख्या में अपन मानव भूगोल का व्यापक रूप से जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, यानी पृथ्वी तल पर जितने भी मानव पाए जाते हैं उन सभी समस्याओं का, उनके घनत्व का, उनके अनुपात का, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। सेकेंड है किसी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधनों में अपन देखते हैं कि किसी प्रदेश में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव। प्राकृतिक संसाधनों में जैव संसाधन तो वे होते हैं जिसके अंतर्गत जीव जंतु और वनस्पति का अध्ययन करते हैं। जीव जंतु में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव और विषादकारी जानवरों को शामिल करते हैं। वनस्पति में पेड़ पौधे, ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये जैव संसाधनों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अजैव संसाधन वे होते हैं जिसके अंतर्गत मानव को प्राकृतिक रूप से अनेक प्रकार के खनिजों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि खनिज, जैव संसाधनों में खनिज आते हैं और खनिजों के तहत प्राकृतिक जो हमारे मतलब देश में या विश्व में जो खनिज पाए जाते हैं, जिसके द्वारा मानव की प्राकृतिक संसाधनों में खनिजों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इन खनिजों के द्वारा मानव की अत्यधिक प्रगति हुई। आज लो युग में मानव ने इन खनिजों को प्राप्त करके लो युग, यानी कि छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण लोहे से हो रहा है। इस प्रकार से खनिजों के तहत मानव ने भी बहुत से खनिजों को निर्माण किया, उनकी उन्नति की, उनका उत्खनन किया और उनका विकास किया। तो जैव संसाधनों में अजैव संसाधन ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के तहत शामिल किए जाते हैं। तीसरा आता है सांस्कृतिक वातावरण।
सांस्कृतिक वातावरण। मानव भूगोल के क्षेत्र में सांस्कृतिक वातावरण का भी बहुत ही योगदान रहता है। सांस्कृतिक वातावरण के तहत मानव के द्वारा इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियां बनाई गई हैं, या मानव के द्वारा इस पृथ्वी पर अत्यधिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए मानव के द्वारा जो अनेक प्रकार के भू दृश्यों का निर्माण किया है, वो सारे सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यानी मानव ने अपने अनुभव के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी कार्य क्षमता के द्वारा पृथ्वी तल पर अनेक प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण किया है। ये जो भूदृश्य हैं ये सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके तहत मानव ने आज पृथ्वी पर बड़े बड़े बांध बनाए। इसके अलावा नदियों के मुख को अलग करके दूसरे ऐसे क्षेत्रों में नदियों को शामिल कर दिया जहाँ बिल्कुल सूखा पड़ रहा था, वहाँ पर नदियों के मुख को मोड़ के और वहाँ पर जल पूर्ति का संसाधन को बढ़ावा दिया। इस प्रकार से मानव के द्वारा सांस्कृतिक वातावरण में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया। इसके अलावा बांधों के अलावा मानव ने अनेक प्रकार के भूदृश्य, जैसे बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया, बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया। ये सारे जो अध्ययन है वो मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक वातावरण में शामिल किए जाते हैं। चौथा आता है समायोजन। समायोजन के तहत मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन किया। मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन करके अपना अत्यधिक विकास किया। प्रकृति के साथ समायोजन करके मानव ने निश्चयवाद का निर्माण किया। यानी मानव ने ये माना कि प्रकृति के द्वारा ही मानव का विकास हुआ है और प्रकृति को ही वे सर्वसर्वा मानता है। इसलिए मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन करके अपना विकास किया। तो मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन करके अपना विकास करके निश्चयवाद जैसी विचारधाराओं का निर्माण किया। तो समायोजन के तहत मानव भूगोल के क्षेत्र में प्रकृति के साथ मानव का समायोजन किया गया। लेकिन आज कुछ विचारधारा ऐसे भी है जो समायोजन मतलब निश्चयवाद के अलावा संभववाद प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देते हैं। जो ये मानते हैं संभववादी, ये मानते हैं कि प्रकृति सर्वेसर्वा न होकर मानव सर्वेसर्वा है, इसलिए उन्होंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, प्रकृति को नष्ट करने की कोशिश की। संभववादी विचारधारा प्रकृति के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो समायोजन के तहत पांचवा आता है अन्य प्रदेशों से संबंध। अन्य प्रदेशों से संबंध। देखिए, अन्य प्रदेशों से संबंध आप सभी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर भी अपना जीविका का उपार्जन करता है। तो मानव कभी भी एकाकी नहीं रह सकता। उसके विश्व के अनेक प्रदेशों से संबंध होते हैं। ये संबंध व्यापारिक भी हो सकते हैं, ये संबंध प्राकृतिक भी हो सकते हैं, ये संबंध आपस में रिश्तेदारी के साथ भी संबंध हो सकते हैं। तो कहने वाला है कि मानव है वो अन्य प्रदेशों से संबंध है। कैसे कि उसका किसी न किसी प्रदेश से, किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी देश से संबंध रहता है। ये जो संबंध होते हैं व्यापारिक भी हो सकते हैं, आपस में तालमेल के भी हो सकते हैं, आपस में परिवहन संबंधी संबंध भी हो सकते हैं। तो कहने वाला यह है कि मानव कभी भी एकाकी नहीं रह सकता। उसके अनेक प्रदेशों से व्यापारिक और सामाजिक संबंध होते हैं, राजनीतिक संबंध होते हैं। कहने का मतलब यह है कि मानव भूगोल का क्षेत्र कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जिसके तहत मानव भूगोल में शामिल किए गए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन मानव भूगोल के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें इन्हीं चीजों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है
मानव भूगोल के उद्देश्य। मानव भूगोल के उद्देश्य। मानव भूगोल के उद्देश्य। देखिए, मानव भूगोल का क्षेत्र आपने देखा कि अत्यंत व्यापक था, जिसके तहत अपन ने कुछ क्षेत्रों का अध्ययन भी किया। लेकिन मानव भूगोल का जो उद्देश्य है उसमें यह माना गया है कि मानव प्रकृति में प्रकृति के साथ विविध प्रकार के विभिन्नताओं का संबंध रखते हुए एक प्रकार से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। एक प्रकार से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रोफेसर जीन्स के अनुसार बताया गया है कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानवीय क्रियाकलापों। प्रोफेसर जीन ब्रून्स प्रोफेसर जीन ब्रून्स बताते हैं कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानवीय क्रियाकलापों और भौतिक भूगोल के तत्वों के साथ संबंध है। भौतिक भूगोल के तत्वों के साथ संबंध है। मानवीय क्रियाकलापों और भौतिक भूगोल के तत्वों के साथ संबंध का अध्ययन है। तो प्रोफेसर जीन्स कहते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों और भौतिक भूगोल के तत्वों के साथ संबंध का अध्ययन मानव भूगोल के उद्देश्यों में किया जाता है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल के उद्देश्यों को दो भागों में बांट सकते हैं। मानव भूगोल के उद्देश्यों को दो भागों में बांट सकते हैं। मानव भूगोल के उद्देश्य दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मानव ने किन क्षेत्रों या प्रदेशों में कार्य किए। इसमें रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों कार्यों को शामिल किया गया है। यानी कि पहला उद्देश्य यह है कि मानव ने किन क्षेत्रों में या प्रदेशों में कार्य किए। तो इसमें एक तो रचनात्मक कार्य और एक विध्वंसात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य तो ऐसे कार्य होते हैं कि मानव ने प्रकृति में ऐसे कौन से निर्माण किए जिससे प्रकृति को लाभ हुआ। यानी कि मानव ने प्रकृति में ऐसे कैसे कार्य किए जिससे प्रकृति का सौंदर्य में वृद्धि हुई। और विध्वंसात्मक कार्य ऐसे होते हैं कि मानव ने प्रकृति के साथ ऐसे कैसे खिलवाड़ किए जिससे प्रकृति को हानि हुई। तो दोनों ही प्रकार के कार्य किए मानव ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रचनात्मक कार्य भी किए और विध्वंसात्मक कार्य भी किए। विध्वंसात्मक कार्य में आप देखते हो कि मानव ने अपने फायदे के लिए
जंगलों को नष्ट कर दिया, जीव जंतुओं को नष्ट कर दिया, वनों में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनको अपने लाभ के लिए नष्ट कर दिया। इसके अलावा प्रकृति के खनिजों को लगातार प्राप्त करके प्रकृति की खनिजों को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से रचनात्मक कार्य भी ऐसे होते हैं कि मानव ने कुछ रचनात्मक कार्य ऐसे किए जिससे प्रकृति के सौंदर्य में वृद्धि हुई, प्रकृति के सौंदर्य में वृद्धि हुई। तो पहला तो किया था कि मानव ने किन किन प्रदेशों में कौन कौन से कार्य किए, तो वो दोनों प्रकार के कार्य किए, एक तो रचनात्मक और एक विध्वंसात्मक। दूसरा उद्देश्य है मानव और वातावरण, मानव और वातावरण, मानव और वातावरण के ऐसे कौन से पारस्परिक संबंध है, कौन से पारस्परिक संबंध है कि मानव ने संपूर्ण विश्व को पार्थिव एकता, संपूर्ण विश्व को पार्थिव एकता के संबंध में जोड़ा। कहने को मतलब यह है कि मानव और वातावरण के ऐसे कौन से पारस्परिक संबंध हैं कि मानव ने संपूर्ण विश्व को पार्थिव एकता के संबंध में जोड़ा, पार्थिव एकता के संबंध में जोड़ा। आज अपन देखते हैं कि मानव ने अपने कार्यों के द्वारा, अपने उद्देश्यों के द्वारा संपूर्ण विश्व को पार्थिव एकता के सूत्र में जोड़ दिया। पार्थिव एकता के सूत्र का मतलब संपूर्ण पृथ्वी के जो मानव हैं वो आज परस्पर एक हैं, परस्पर एक हैं। ये सब किसके द्वारा हुआ? मानव के द्वारा। ये सब किसके द्वारा हुआ? मानव के द्वारा हुआ कि मानव ने वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध करके संपूर्ण विश्व के लोगों को पार्थिव एकता के सूत्र में बांध दिया। इस प्रकार से मानव भूगोल के उद्देश्य दो हैं। पहला तो था मानव ने किन किन प्रदेशों में कौन कौन से कार्य किए, दूसरा था मानव और वातावरण के बीच ऐसे कौन से संबंध हैं जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व को पार्थिव एकता के सूत्र में जोड़ दिया। तो मानव भूगोल के अंतर्गत आपने देखा कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उसके उद्देश्य के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध।